जिंदगी में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जब लगता है कि बस भागे जा रहे हैं, पर कहाँ, क्यों? हम्म। खासकर जब सामने सिलेबस का पहाड़ हो या करियर का कोई बड़ा फैसला लेना हो, तो ये सवाल और भी गहरा जाता है कि आखिर इस सब का मतलब क्या है। ये एहसास हाँ बहुत आम है और शायद हमारी आज की तेज रफ्तार जिंदगी का एक कह सकते हैं साइड इफेक्ट भी है। सही कहा। हम अक्सर बाहरी लक्ष्यों के पीछे इतने बिजी हो जाते हैं कि अंदर की आवाज सुनना ही भूल जाते हैं। वो आवाज जो पूछती है, क्या तुम वाकई ये करना चाहते हो? क्या इससे तुम्हें खुशी मिल रही है? बिल्कुल। और इसी कश्मकश के बीच ना, जापान से एक विचार, एक कॉन्सेप्ट रोशनी दिखाता है, इकिगाई। इकिगाई। सुनने में शायद थोड़ा रहस्यमयी लगे, पर इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है, जीने की वजह। हाँ, और आज हम इसी इकिगाई की तहों में उतरेंगे, थोड़ा गहराई से समझेंगे। हमारे पास हेक्टर गार्सिया की जो पॉपुलर किताब है इकिगाई, उस पर आधारित कई समरीज और व्याख्याएं हैं। अच्छा। हमारा मकसद है इन सोर्सेस से निकले जो मुख्य विचार हैं उनको समझना, कि इकिगाई सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क कैसे है जो रोजमर्रा की चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है। हाँ, जैसे पढ़ाई का स्ट्रेस हो या जीवन में दिशा ढूंढनी हो। बिल्कुल, उन सब में। तो चलिए इस जापानी रहस्य को खोलते हैं और देखते हैं कि अपने जीवन में उद्देश्य और संतुष्टि कैसे लाई जा सकती है, खासकर उन स्रोतों के नजरिए से जो हमारे पास हैं। जी। शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां ये विचार काफी प्रचलित है, ओकिनावा। जी, ओकिनावा जापान का ये द्वीप समूह अपनी खूबसूरती के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा यहाँ के लोगों की असाधारण लंबी उम्र के लिए जाना जाता है। हाँ, मैंने भी सुना है, दुनिया के सबसे ज्यादा शतायु 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोग वहीं रहते हैं। वहीं रहते हैं, और बात सिर्फ लंबी उम्र की नहीं है। अच्छा। वो अपनी आखिरी सांस तक सक्रिय रहते हैं, खुश रहते हैं, अपने समुदाय से जुड़े रहते हैं। ये बड़ी बात है। इकिगाई। इकिगाई। इकिगाई को अक्सर 4 सवालों के जवाबों के संगम के रूप में समझाया जाता है। जैसे 4 वृत्त हैं जो एक खास पॉइंट पे मिलते हैं। 4 वृत्त। ओके। पहला वृत्त है, वो क्या है जिसे करना आपको बेहद पसंद है, आपका पैशन, आपकी दीवानगी, वो काम जिसे करते हुए आप समय भूल जाएं। पहला हुआ पैशन। और दूसरा? दूसरा, आप किस काम में स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं, आपकी प्रतिभा, आपके स्किल्स, आपकी क्षमताएं, वो चीजें जो आपके लिए आसान हैं, भले ही दूसरों को मुश्किल लगें। ठीक है। पसंद और कुशलता। तीसरा? तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, आपके आसपास, आपकी कम्युनिटी में या बड़े पैमाने पर ऐसी कौन सी जरूरत या समस्या है जिसे आप पूरा कर सकते हैं या हल करने में मदद कर सकते हैं। जरूरत। ओके। और चौथा? ये जरूर प्रैक्टिकल होगा। हाँ, चौथा जो व्यावहारिक रूप से बहुत अहम है, आप किस काम के जरिए आजीविका कमा सकते हैं, मतलब पैसा कमा सकते हैं। ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए लोग या समाज आपको भुगतान करने को तैयार हों। अच्छा, तो ये है 4 चीजें: पसंद, कुशलता, जरूरत और कमाई। बिल्कुल। और जब ये चारों वृत्त, पसंद, कुशलता, जरूरत और आय, एक जगह मिलते हैं, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो माना जाता है कि आपने अपना इकिगाई पा लिया है। गार्सिया की किताब पर आधारित जो व्याख्याएं हैं, वो इस बात पर जोर देती हैं कि ये संगम इतना शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि यह हमारी कई बुनियादी मानवीय जरूरतों को एक साथ पूरा करता है। जैसे अपनी पसंद का काम करने की आजादी, ऑटोनॉमी, किसी चीज में माहिर होना, मास्टरी, दुनिया के लिए कुछ करना, पर्पस, और एक सुरक्षा का भाव, सिक्योरिटी, मतलब आजीविका। ये दिलचस्प है। मतलब सिर्फ पैशन होना काफी नहीं, या सिर्फ पैसा कमाना भी काफी नहीं, एक बैलेंस चाहिए। हाँ, संतुलन। लेकिन क्या ये संतुलन हमेशा आसानी से मिलता है? मतलब सोर्सेज में इस पर कुछ कहा गया है? बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि अक्सर लोग इन चारों में से किसी एक या दो पर ही अटके रह जाते हैं। सोचिए, आपको कुछ करना पसंद है और आप उसमें अच्छे भी हैं, पर दुनिया को उसकी जरूरत महसूस नहीं होती या उससे कमाई नहीं हो सकती, तो वो क्या बन जाता है? शायद एक शौक, एक हॉबी, जिसे आप अपने खाली समय में करते हैं खुशी के लिए। सही। वो आपको खुशी दे सकता है, पर शायद जीवन का केंद्रीय उद्देश्य या आजीविका ना बन पाए। अब दूसरी सिचुएशन सोचिए, आप किसी काम में बहुत अच्छे हैं और उससे अच्छी कमाई भी होती है, दुनिया को उसकी जरूरत भी है, पर आपको अंदर से वो काम पसंद नहीं, उससे जुड़ाव महसूस नहीं होता। ओ हाँ, ऐसी स्थिति में इंसान शायद बाहर से सफल दिखेगा, पैसा भी होगा, लेकिन अंदर से एक खालीपन, एक ऊब, जैसे कोई मशीन की तरह काम कर रहा हो। बिल्कुल। इसे अक्सर गोल्डन केज, सुनहरा पिंजरा भी कहा जाता है।
आप आरामदेह स्थिति में हैं पर आज़ादी या संतुष्टि महसूस नहीं करते। इसी तरह अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको पसंद है और दुनिया को उसकी ज़रूरत भी है, पर आप उसमें कुशल नहीं हैं या कमा नहीं सकते, तो शायद वो एक नेक इरादा या अधूरा सपना बनकर रह जाए। तो इकिगाई इन चारों के बीच वो मीठा स्पॉट है, वो संतुलन है जहां काम सिर्फ काम नहीं रहता बल्कि जीवन का एक मीनिंगफुल हिस्सा बन जाता है। एग्जैक्टली, सार्थक हिस्सा। ये फ्रेमवर्क तो सोचने पर मजबूर करता है। मुझे वो छात्र वाली कहानी याद आ रही है जिसका जिक्र सोर्सेज में है। हाँ। वो सिलेबस और परीक्षा के दबाव में पूरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसके लिए पढ़ाई एक बोझ बन गई थी, है ना? हाँ, और उसकी कहानी ये दिखाती है कि इकिगाई की क्लैरिटी कैसे पूरे नजरिए को बदल सकती है। वो सिर्फ पढ़ रहा था क्योंकि उसे पढ़ना था, अच्छे नंबर लाने थे, नौकरी पानी थी। एक तरह से वो सिर्फ आय और कुछ हद तक जरूरत वाले सर्कल्स पर ध्यान दे रहा था, पर पसंद और कुशलता कहीं कहीं पीछे छूट गए थे। फिर उसने क्या किया? कैसे उसे अपना रास्ता मिला? स्रोतों के अनुसार उसने एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया शुरू की। आत्मचिंतन किया। उसने सोचा कि उसे असल में क्या करना अच्छा लगता है। ओके। उसे याद आया कि कैसे उसे अपने दोस्तों को मुश्किल कॉन्सेप्ट समझाना पसंद था, कैसे वो चीजों को सिंप्लीफाई कर पाता था, मतलब उसमें समझाने की कुशलता थी। अच्छा। फिर उसने सोचा कि समाज को किस चीज की जरूरत है। उसे लगा कि जोशीले डेडिकेटेड शिक्षकों की जरूरत तो हमेशा रहती है, जो छात्रों को प्रेरित कर सकें। और हाँ, टीचिंग एक सम्मानित प्रोफेशन है जिससे आय भी अर्जित की जा सकती है। तो उसे अपने चारों वृत्त मिल गए। पढ़ाना पसंद था, समझाना आता था, कुशल का, अच्छे शिक्षकों की जरूरत थी और इससे आजीविका भी संभव थी। वाह! बिल्कुल, शिक्षण उसका इकिगाई बन गया। और जैसे ही उसे ये स्पष्टता मिली, उसका पढ़ाई के प्रति नजरिया ही बदल गया। कैसे? अब वो सिलेबस से परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ रहा था, बल्कि एक बेहतर शिक्षक बनने के लिए ज्ञान अर्जित कर रहा था। हर चैप्टर, हर टॉपिक उसके बड़े मिशन का हिस्सा बन गया। तो जो पहले बोझ था वो अब एक उद्देश्य, एक मिशन बन गया। और यहीं पर शायद वो फ्लो वाली बात आती है जो आप कह रहे थे। हाँ बिल्कुल, फ्लो की अवस्था का इकिगाई से गहरा नाता है। फ्लो, जैसा कि साइकोलॉजिस्ट मिहाई चिक्सेंटमिहाई ने बताया है, वो मानसिक स्थिति है जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। अच्छा। आपका ध्यान इतना केंद्रित होता है कि समय का पता नहीं चलता, भूख प्यास भूल जाते हैं और आप उस एक्टिविटी के साथ एक हो जाते हैं, एकाकार महसूस करते हैं। ऐसा अनुभव तो शायद हम सबने कभी न कभी किया होगा, किसी खेल में या म्यूजिक बजाते हुए या किसी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम करते हुए। निश्चित रूप से। और स्रोत बताते हैं कि फ्लो की अवस्था न सिर्फ आनंददायक होती है, बल्कि ये हमारी प्रोडक्टिविटी और सीखने की क्षमता को भी बहुत बढ़ाती है। जब आप फ्लो में होते हैं तो आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। छात्रों के लिए या किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे गहरी एकाग्रता की जरूरत है, फ्लो में जाना बहुत बहुत फायदेमंद है। तो इस फ्लो की अवस्था तक पहुंचने के लिए क्या किया जा सकता है? सोर्सेज कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। जी, कुछ सुझाव दिए गए हैं। पहला, ऐसी गतिविधि चुनें जिसमें चैलेंज का लेवल आपके स्किल के लेवल से थोड़ा सा ज्यादा हो, न इतनी आसान की बोरियत हो, न इतनी मुश्किल की फ्रस्ट्रेशन हो। अच्छा, मतलब स्वीट स्पॉट ढूंढना है। हाँ। दूसरा, क्लियर गोल्स निर्धारित करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। तीसरा, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें, शांत माहौल बनाएं, नोटिफिकेशंस बंद करें। चौथा, पूरी तरह से उस काम पर फोकस करें। ठीक है, लेकिन इसका इकिगाई से क्या कनेक्शन है? क्या अपने इकिगाई वाले काम में फ्लो पाना ज्यादा आसान होता है? ऐसा माना जाता है, हाँ, क्योंकि जब आप वो काम कर रहे होते हैं जो आपके इकिगाई के केंद्र में है, यानी जिसे आप पसंद करते हैं, जिसमें आप अच्छे हैं और जिसका एक उद्देश्य है, तो उस काम के प्रति आपका नेचुरल झुकाव और मोटिवेशन ज्यादा होता है। आपको बाहरी इनामों की जरूरत नहीं पड़ती, काम अपने आप में रिवॉर्डिंग होता है। वो छात्र जब शिक्षक बनने के अपने इकिगाई के लिए पढ़ रहा था, तो शायद उसे उन मुश्किल टॉपिक्स में भी फ्लो महसूस हुआ होगा, क्योंकि अब उसका कॉन्टेक्स्ट बदल गया था। ये तो बहुत मायने रखता है। तो अगर कोई अपनी जिंदगी में इस क्लैरिटी को लाना चाहे, अपना इकिगाई खोजना चाहे, तो उसे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? ये जो खोज यात्रा है, इसके बारे में सोर्सेस क्या कहते हैं? देखिए, स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि ये कोई ओवरनाइट चमत्कार नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है, एक खोज है। इसमें ईमानदारी से आत्मविश्लेषण, मतलब सेल्फ एनालिसिस की जरूरत होती है। तो पहला कदम शायद वही है, अपनी पसंद और पैशन को पहचानना। क्या चीजें हैं जो आपको एनर्जी देती हैं, जिन्हें करते हुए आप उत्साहित महसूस करती हैं,
भले वो अभी आपकी नौकरी या पढ़ाई का हिस्सा न हो। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा कदम है अपनी शक्तियों और प्रतिभाओं को लिस्ट करना। आप किन कामों में नेचुरल रूप से अच्छे हैं, किन स्किल्स के लिए लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपने पास्ट में किन सफलताओं का अनुभव किया है और उनमें किन क्षमताओं का उपयोग हुआ। कई बार हम अपनी सहज प्रतिभाओं को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो हमें आसान लगती हैं। ये बात सही है। अच्छा, तीसरा कदम था दुनिया की जरूरतों पर विचार करना। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो गार्सिया की किताब पर आधारित व्याख्याओं में मिलता है वो ये है कि दुनिया की जरूरत का मतलब हमेशा कोई बहुत बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं होता। हाँ, ये जरूरी नहीं। ये आपके अपने समुदाय, आपके आसपास की कोई छोटी जरूरत भी हो सकती है जिससे आप पूरा कर सकती हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। उद्देश्य भव्य होने की जरूरत नहीं, सार्थक होना ज्यादा जरूरी है। और चौथा कदम है व्यावहारिकता का आकलन। क्या आपकी पसंद, कुशलता और पहचानी गई जरूरत के संगम से कोई आय का स्रोत बन सकता है? क्या लोग इसके लिए भुगतान करने को तैयार होंगे? प्रैक्टिकल सवाल। ये चारों सवाल पूछना तो ठीक है, पर इनके जवाब ढूंढना शायद आसान ना हो। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या पसंद है या हम किसमें अच्छे हैं। बिल्कुल, और यहीं पर धैर्य और एक्सपेरिमेंटेशन की भूमिका आती है। स्रोत सलाह देते हैं कि नई चीजें आजमाएं, अलग अलग फील्ड्स में हाथ डालें, वॉलंटियर करें, नए लोगों से मिलें, कोशिश करते रहना मतलब। हाँ, और आत्मचिंतन के लिए समय निकालें। डायरी लिखना, प्रकृति में समय बिताना या किसी भरोसेमंद दोस्त या मेंटर से बात करना भी मददगार हो सकता है। और ये याद रखना जरूरी है कि इकिगाई कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये समय के साथ, जीवन के अनुभवों के साथ बदल भी सकता है। आज जो आपका इकिगाई है, जरूरी नहीं कि 10 साल बाद भी वही हो। तो ये एक यात्रा है, मंजिल नहीं। लक्ष्य स्पष्टता पाना है, पर उस प्रक्रिया का भी सम्मान करना है। हाँ, बिल्कुल। और इस प्रक्रिया के फायदे सिर्फ सही करियर चुनने तक ही सीमित नहीं है। यहीं इकिगाई का विचार और गहरा और व्यापक हो जाता है। आप उन ब्रॉडर इम्पैक्ट्स की बात कर रहे हैं, जैसे सेहत और खुशी पर असर। जी, ओकिनावा के उन शतायु लोगों का उदाहरण सिर्फ एक कहानी नहीं है। अब कई रिसर्च इस बात का समर्थन करती हैं कि जीवन में एक मजबूत सेंस ऑफ पर्पस, उद्देश्य की भावना, जिसे इकिगाई दर्शाता है, हमारे ओवरऑल वेलबींग पर गहरा पॉजिटिव असर डालती है। किस तरह के प्रभाव? क्या ये सिर्फ मानसिक है या शारीरिक भी? मानसिक तो है ही, पर शारीरिक भी। स्टडीज से पता चला है कि जिन लोगों के पास जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, उनमें स्ट्रेस का लेवल कम पाया जाता है। ओह, वाकई? हाँ, उद्देश्य की भावना तनाव के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को बेहतर बना सकती है। कुछ रिसर्च तो इसे हार्ट डिजीज के कम रिस्क और बेहतर इम्यून सिस्टम से भी जोड़ती हैं। ये तो आश्चर्यजनक है। मतलब मन की स्पष्टता तन की सेहत को भी प्रभावित करती है। बिल्कुल, और मानसिक स्वास्थ्य पर तो सीधा असर दिखता ही है। उद्देश्य होने से जीवन को एक दिशा मिलती है, जो डिप्रेशन, एंजाइटी और निराशा की भावनाओं को कम करने में मदद करती है। जब आप जानते हैं कि आप सुबह क्यों उठ रहे हैं, तो मुश्किल समय का सामना करने के लिए भी आप ज्यादा मजबूत और रेजिलिएंट बन जाते हैं। यह आपको छोटी-मोटी असफलताओं से जल्दी उभरने में मदद करता है। तो इकिगाई सिर्फ क्या करना है का सवाल नहीं है, बल्कि ये क्यों जीने हैं का जवाब है। ये जीने का एक तरीका बन जाता है, एक फिलॉसफी। आपने सही समझा। ये एक नौकरी या करियर से बढ़कर है। ये एक पर्पस ड्रिवन जीवन जीने का नजरिया है, जहां आपका काम, आपकी रुचियां और आपकी जिम्मेदारियां एक हार्मनी में हों। स्रोत इसी बात पर बल देते हैं कि अर्थ की खोज हमारी एक बुनियादी मानवीय जरूरत है और इकिगाई उस जरूरत को पूरा करने का एक शक्तिशाली माध्यम बन सकता है। ये सोचना कितना प्रेरक है कि अपने जीने का कारण ढूंढना सचमुच हमें एक लंबा, स्वस्थ और ज्यादा संतुष्ट जीवन दे सकता है। ये ओकिनावा की कहानी को एक तरह से वैज्ञानिक आधार भी देता है। हाँ, उद्देश्य की ये भावना हमें रोजमर्रा की चुनौतियों से ऊपर उठकर देखने में मदद करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें, तो इकिगाई वो जादुई केंद्र है जहां आपकी पसंद, आपकी कुशलता, दुनिया की जरूरत और आपकी आजीविका का रास्ता मिलता है। ये चारों वृत्त महत्वपूर्ण है। और इसे खोजने की प्रक्रिया, जो आत्मचिंतन और प्रयोग से भरी हो सकती है, न सिर्फ आपको करियर में दिशा दे सकती है, बल्कि फ्लो जैसी आनंददायक अवस्थाओं का अनुभव करने में मदद कर सकती है और अंततः बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, लंबी उम्र और गहरी खुशी पाने में भी। उन सभी के लिए जो जीवन के किसी चौराहे पर खड़े हैं, चाहे वो छात्र हों,
पेशेवर हो या कोई भी जो अपनी दिशा तलाश रहा हो, इकिगाई का ये फ्रेमवर्क एक नक्शे की तरह काम कर सकता है। ये याद दिलाता है कि चुनौतियों का सामना बोझ समझकर नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए कदमों की तरह किया जा सकता है। ये हमें बाहरी दबावों से हटकर अपने अंदर की आवाज पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। जाते जाते एक विचार मन में घूम रहा है। हमने देखा कि इकिगाई के मॉडल में दुनिया को क्या चाहिए और किससे पैसे कमा सकते हैं जैसे बाहरी तत्व शामिल है ना? ये इसे बहुत व्यवहारिक बनाते हैं। हाँ, ये बाहरी दुनिया से जुड़ाव और कंट्रीब्यूशन पर जोर देते हैं। ये सच है। सवाल ये उठता है, क्या इकिगाई के लिए बाहरी मान्यता या आर्थिक सफलता अनिवार्य है? सोचिए किसी ऐसे कलाकार या साधक के बारे में जिसका जुनून और कौशल शायद दुनिया की तात्कालिक ज़रूरतों या बाजार से मेल ना खाता हो, पर वो अपने काम में पूरी तरह समर्पित और संतुष्ट है। क्या उसका वो आंतरिक जुनून और अभ्यास बिना बाहरी पुष्टि के इकिगाई नहीं कहला सकता? ये एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या उद्देश्य पूरी तरह से आत्मकेंद्रित हो सकता है या उसे समाज में किसी न किसी रूप से योगदान देना ही होगा? क्या इकिगाई के 4 वृत्तों का मॉडल ही एकमात्र परिभाषा है या ये सिर्फ एक गाइडलाइन है? या फिर उस छात्र की कहानी पर लौटे, अगर परीक्षा और नौकरी अंतिम मंजिल नहीं, तो फिर असल यात्रा क्या है? हाँ, असल यात्रा क्या है? शायद वो यात्रा बाहरी सफलताओं से ज्यादा आंतरिक स्पष्टता और हर पल को उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीने की है। शायद जवाब इन दोनों के बीच कहीं संतुलन में है। सोचने के लिए एक बेहतरीन बिंदु छोड़ा आपने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।